एक छोटे से गांव में दो बहनें सुरभि और सुनैना अपने माता पिता के साथ रहती थीं। दोनों बहनें बचपन से ही बहुत मेधावी थीं। उनके पिता एक मामूली किसान थे और उनकी मां घरेलू महिला थी। सुरभि बचपन से ही अपने घर की गरीबी से बहुत परेशान थी। वो किसी न किसी तरह वहां से निकलकर एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी, जहां वो पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। वहीं सुनैना बहुत संयम वाली लड़की थी। वो छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढ लेती थी और उसे बचपन से ही अपने जीवन में या किसी के भी यहाँ होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़े रोमांचक तरीके से अपनी एक डायरी में लिखती थी। अपनी बातों को और मोहल्ले की बातों को तो तुम अपनी डायरी में ऐसे लिखती हो जैसे कि ये कल छपने के लिए जाएगी। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस मुझे अच्छा लगता है जब घर में, बाहर, मोहल्ले में या फिर कहीं पर भी कुछ भी होता है, उसको अपनी सोच के मुताबिक लिखना। बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं किसी भी प्राइवेट बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई कर दूंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। बस फिर मैं ये गरीबी का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। बस भी करो सुरभि, तुम्हें हमेशा से ही गरीबी से चिढ़ रही है, मान लिया। लेकिन रोज रोज और दिन में कई बार ये बात बोलकर तुम खुद को क्यों दुखी करती हो? हमारी किस्मत में अगर अमीर बनना होगा तो हम जरूर बन जाएंगे। बस यही यही बात तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। किस्मत कुछ नहीं होती है, हमें खुद बनानी पड़ती है। और तुम देख लेना, रिजल्ट आते ही मैं तो सारे बैंकों में अप्लाई कर दूंगी। आखिर कॉमर्स पढ़ने का मुझे कुछ तो फायदा हो। तभी बाबा उन्हें आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। क्या करती रहती हो तुम दोनों अपने कमरे में घुसकर? देखो तो, मैं तुम्हारे लिए बगीचे से आम तोड़ कर लाया हूं। चलो, जल्दी से इन्हें ठंडे पानी में डाल दो, फिर सब मिलकर आम खाएंगे। बाबा, मुझे तो आप लोगों का समझ में ही नहीं आता। आम खाने से भला क्या खुशी मिलती है? शहर के लोग तो मैंगो शेक पीते हैं, इस तरह हाथों को गंदा करके आम नहीं खाते। सुनैना उसे इशारे से चुप होने के लिए बोलती है। वो जानती थी कि सुरभि जब भी कोई ऐसी बात बोलती है तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है, पर इतना रोकने के बाद भी उनकी माँ सुरभि की बात सुन ही लेती है। तुम्हारे सपनों के घोड़े इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं। कभी उनको शांत करके बैठा और सोच कि तूने आखिर जिंदगी में करना क्या है। जरूरतें तो हमारी आज भी पूरी हो रही हैं, हाँ, पर तू कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देखती है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर उन सपनों को लेकर दूसरों को नीचा दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है ये हमें मत बताओ। बाबा बहुत प्यार से आम लेकर आए हैं, खाना है तो खाओ, वरना सीधे अपने कमरे में जाकर बैठो। उनकी माँ को बिल्कुल सीधे तौर पर बात कहना अच्छा लगता था, फिर चाहे सामने वाले आदमी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और ज्यादातर सुरभि को अधिक बातें सुनने को मिलती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द नौकरी करके घर छोड़ना चाहती थी। एक दिन दोनों के कॉलेज का रिजल्ट आ जाता है और सुरभि को अपने सपने पूरे करने का मौका मिल जाता है। वो शहर जाकर कई जगह नौकरियों के लिए अपना रिज्यूम दे देती है। किसी बैंक से तो सुरभि को फोन नहीं आता, अलबत्ता एक कॉल सेंटर से सुरभि के पास कॉल आती है। जब वो वहां इंटरव्यू देने जाती है तो सैलरी सुनकर ही वो हाँ बोल देती है। स्टार्टिंग ही 25,000 रुपए मिलने से सुरभि बड़ी खुश होती है, और वो ये भी नहीं देखती कि उसे कितने घंटे कितना काम करना होगा। और उधर सुनैना भी बहुत जगह रिज्यूम देती है, लेकिन अच्छी जगह ना होने की वजह से वो नौकरी नहीं करती। और आए दिन बैठकर वो अपनी डायरी में घर में होने वाली बातें और इधर उधर के मोमेंट्स लिखती रहती। माँ, रोजाना यहाँ से शहर जाकर नौकरी करना बहुत दूर पड़ जाता है। मेरी कुछ सहेलियों ने हॉस्टल में रहने का फैसला किया है, मैं भी उन्हीं के साथ वहीं रहूंगी। कोई जरूरत नहीं है कहीं हॉस्टल हॉस्टल में रहने की। और ये तो तुम्हें नौकरी पर जाने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारा कितना टाइम लगेगा। और ये क्या तुम सुबह की निकली हुई रात को घर आती हो? ये कोई टाइम है? जल्दी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, वरना आराम से घर पर बैठो। माँ, मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ, आपको मेरी हर बात ही गलत लगती है। क्या बुराई है अगर मैं अमीर होना चाहती हूँ? बहस करने से कुछ नहीं होगा। मना कर दिया है कि हॉस्टल में नहीं रहना है तो बस नहीं रहना है। सुरभि तो पहले से ही मन में ठान चुकी थी। अगले दिन सुबह वो अपना बैग पैक करती है और एक लेटर टेबल पर छोड़कर चली जाती है। सुनैना जब लेटर पढ़ती है तो अपने माँ बाबा को बताती है। सुरभि ने फैसला किया है कि वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहेगी, और ये सुनकर उसके माता पिता नाराज हो जाते हैं। इस लड़की के तो पर निकल आए हैं। भला अपने घर को छोड़कर इतनी दूर अनजान लोगों के साथ रहने की क्या जरूरत है? माँ बाबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा दिन उन लोगों के साथ नहीं रह पाएगी। जल्दी उसे घर की याद आएगी और वो वापस आ जाएगी।
पर 1 महीना हो जाता है, सुरभि घर वापस नहीं आती। वो वहीं हॉस्टल में अपनी दोस्तों के साथ रहती और शाम को ऑफिस के बाद वो लोग घूमने फिरने लगते। कभी शॉपिंग करना, कभी फिल्म देखना और कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना। महीना खत्म होते होते सुरभि की सारी सैलरी इन्हीं चीजों में खत्म हो जाती है, पर उसे ये जिंदगी अच्छी लग रही थी, इसलिए वो सब कुछ भूल कर बस अपना काम करती और एंजॉय करती। उधर सुनैना अपने माता पिता का ख्याल रखती। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। एक दिन सुनैना की एक दोस्त, जिसकी शादी हुए 1 साल हो चुका था, अपने पति के साथ सुनैना से मिलने घर आती है। अरे नुपुर, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहाँ हो भाई आजकल? शादी के बाद तो तुम कभी दिखाई नहीं दी। बेशक मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली। इसीलिए जब इन्होंने बोला कि गांव के पास कुछ काम है तो मैं तुमसे मिलने चली आई। शादी होने के बाद इतनी दूर जाकर रहने लगी हूँ कि इधर की तरफ आना ही नहीं हो पाता। और बता क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं कर रही। हर जगह पर नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और अगर यही रहा तो थोड़े दिन बाद मेरे माता पिता मेरी शादी कर देंगे। पर सच बताऊं, जब से सुरभि हॉस्टल में जाकर रहने लगी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं माँ बाबा को छोड़कर जाऊं। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल चाची से बोलना कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाएं, बहुत दिन हो गए उनके हाथ का कुछ खाया नहीं है। नुपुर का पति विवेक भी सुनैना के पिताजी से बात कर रहा था और बातों बातों में ही उसने बताया कि उसका एक प्रिंटिंग हाउस है। और उधर बातों ही बातों में नुपुर सुनैना से पूछती है कि क्या वो अभी भी अपनी डायरी लिखती है। सुनैना बोलती है कि हाँ लिखती तो है, पर अब घर से बाहर जाना नहीं होता तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं लिख पाती। सब लोग खाना खाकर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में नुपुर सुनैना के द्वारा लिखी गई डायरी का जिक्र अपने पति से करती है। वो डायरी को देखने की बात करता है तो सुनैना उसे डायरी दे देती है। कुछ ही पन्ने पढ़ने के बाद विवेक सुनैना से बोलता है। सुनैना, तुम बहुत अच्छी तरीके से सोचकर चीजों को लिखती हो। तुमने जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को भी बड़ी खूबसूरती से अपनी डायरी में उतारा है। अगर तुम चाहो तो मेरा एक दोस्त जो पब्लिशर है, मैं उसको ये डायरी दिखा सकता हूँ। क्या पता तुम्हारी कोई किताब ही छप जाए। और उधर सुरभि, यार ये इस तरह कॉल सेंटर बंद कैसे कर सकते हैं? हम लोगों का क्या होगा? और मेरे पास तो बचत के नाम पर 0 है। दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए भी तो पैसे चाहिए। क्यों इतनी चिंता कर रही है तू? वापस अपनी गांव चली जाना और फिर कोई दूसरी नौकरी मिले तो वापस आ जाना। अब ऐसी प्राइवेट नौकरियों में तो ये सब होता ही रहता है। यार मुझे लगा कि यहीं पर ही नौकरी चलती रहेगी, इसीलिए मैंने कभी दूसरी जगह भी नौकरी नहीं देखी। अब वापस इस तरह खाली हाथ घर जाना कितना बुरा लगेगा। और फिर 1 साल से मैंने अपने माता पिता से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखा। हाँ, अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ हॉस्टल का किराया भी देना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को अपने अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, माँ बाप है, 2 बातें कह लेंगे तो सुनकर चुप हो जाना। सुरभि की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और उधर विवेक का दोस्त सुनैना की डायरी को एक बुक के तौर पर पब्लिश कर देता है और देखते ही देखते वो किताब बिकने लगती है और एक बड़ा सा अमाउंट वो सुनैना के अकाउंट में डाल देता है। सुनैना जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको अपने शब्दों को एक अच्छी कहानी में डालना है। अगर आप ये काम करोगी तो हो जाएगा। पर सर अ, ये मेरे लिए मुश्किल है। वो मेरे साथ घटी हुई घटनाओं के ऊपर किताब है और अब मुझे किसी के बारे में लिखना है तो मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम बस ये सोचो कि जो कुछ भी तुम लिख रही हो वो सब कुछ तुम अपने लिए लिख रही हो, अपने ऊपर लिख रही हो, और फिर तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगा। सुनैना के माता पिता बड़े खुश होते हैं कि सुनैना को इतना अच्छा काम मिल गया और एक ही साथ इतने सारे पैसे मिलने से सुनैना बहुत खुश थी। और उधर एक दिन सुरभि अपना बैग उठाकर वापस घर आ जाती है। पहले तो घर वाले सुरभि पर बहुत नाराज होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को इस तरह असहाय भी नहीं छोड़ सकते थे। माँ, तुम सही कहती थी, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर उनको अच्छे से करना और संभालना भी आना चाहिए। मैंने सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में, फिल्म देखने में और कपड़े खरीदने में ही खर्च कर दिए और कुछ भी नहीं बचाया। अमीर होना तो दूर की बात है माँ, मेरी हालत तो और भी खराब हो गई है। रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तुम्हें अपनी गलती से सबक लेना चाहिए। अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो उनके ऊपर मेहनत करो और अपने भविष्य के लिए भी कुछ जोड़ कर रखो। इस बार तुम अच्छी जगह नौकरी के लिए अप्लाई करना और सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही हाँ बोलना। मैं तुम्हें 1 साल और देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी।
मैं नहीं चाहती कि कभी भी तुम्हारे मन में ये बात आए कि मैं कुछ नहीं कर पाई तो माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। इसलिए इस 1 साल को मौका समझो और जो तुम्हें करना है करो। और इस तरह उन दोनों बहनों की कहानी एकदम से उलट पलट हो जाती है। एक गरीब बहन अमीर हो जाती है और एक अमीर बहन गरीब हो जाती है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि दोनों की सोच अलग अलग थी। श्यामलाल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मिथिलेश और 2 बेटियां मीना और टीना थीं। उसने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोनों लड़कियों की शादी भी की। दोनों बहनों का विवाह आसपास के गांव में ही हुआ, किंतु मीना के पति ने शहर जाकर काम करने का निर्णय लिया, जिसमें मीना ने अपने पति का पूरा साथ दिया। 1-2 साल की मेहनत से ही उन दोनों ने काम को काफी बढ़ा दिया। वहीं टीना का पति गांव में ही रहकर अपनी खेती बाड़ी देखता रहा। पता नहीं कहां मेरी किस्मत फूट गई। कितनी बार मैंने इस आदमी से कहा कि कुछ और काम करो, लेकिन इन्हें तो बस वही मिट्टी गारे में हाथ देने से फुर्सत नहीं मिलती। टीना, रोज रोज इस तरह कलेश करना अच्छी बात नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, जब से तुम अपने घर से अपनी बहन से मिलकर आई हो, तुम पता नहीं कैसा व्यवहार करने लगी हो। ये सब तो तुम्हें दिख जाता है। ये दिखा कि जब वो आई तो कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे उसने, और वो गले का हार, वो तो मेरी आंखों के आगे से ही नहीं जा रहा। मुझे तो तुम्हारी बातों पर ही हैरानी हो रही है। भला तुम अपनी बहन से चिढ़ कैसे सकती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन अपने जीवन में तरक्की कर रही है। मेरी बहन तरक्की नहीं कर रही है, उसका पति तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे कपड़े और गहने पहन रही है। और एक तुम हो, पूरा समय बस उस खेत में पड़े रहते हो। ना तो उससे कुछ मिल रहा है और ना ही तुम मुझे कुछ देते हो। ये बोलकर टीना जोर जोर से रोने लगती है। सूरज उसे चुप कराता है। तभी सूरज की माँ वहां आती है और दोनों से बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम दोनों की आखिर कौन सी जायदाद बंटवारे के दिन रात चल रहे हैं, जो इस घर में लड़ाई खत्म नहीं होती। अरे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस घर में हर वक्त कलेश रहता है उस घर में बरकत नहीं होती। और बहू, मुझे तेरा समझ में नहीं आता। अगर तुझे अपनी बहन से इतनी ही जलन हो रही है तो तू कुछ क्यों नहीं करती? हाँ हाँ हाँ, आप भी बस मुझे ही सुना लेना, पर अपने बेटे से ये मत कहना कि वो कुछ और सोचे। अभी तो हम दोनों ही हैं, आगे बच्चे होंगे। इस खेतीबाड़ी में किस किस का गुजारा होगा। सूरज की माँ बहुत समझाती है, लेकिन टीना को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। टीना चाहती थी कि बस सूरज खेतीबाड़ी छोड़े और कोई काम करे जिसमें बहुत ज्यादा आमदनी हो। उधर शहर में मीना ने अपने पति के साथ एक छोटी स्टेशनरी की दुकान शुरू की थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी दुकान को काफी बड़ा कर लिया था और वो अब उसमें गिफ्ट आइटम भी बेचा करते थे। और साथ ही साथ मीना छोटे बच्चों को घर में ही ट्यूशन देती थी। धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग ले आई थी और आज वो अच्छा कमा लेते थे। इस बार जब दोनों बहनें अपनी माता पिता के घर पर मिलती हैं तो टीना मीना का बदला हुआ रूप देखकर उसे सहन नहीं कर पाती है। अरे मीना बेटा, मैं तेरी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तूने बहुत अच्छा किया जो अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार को अच्छे से संभाल लिया। पहली बार जब तूने मुझे बोला था कि तुम शहर जाकर रहना चाहते हो तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे निर्णय पर बड़ी खुशी हो रही है। हाँ माँ, बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दिन रात की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। बस बस, अब इतना भी बड़ा कारोबार नहीं है तुम्हारा कि तुम्हें दिन रात करना पड़ा। जरा सी अमीर क्या हो गई, ऐसे दिखा रही है जैसे सारे स्ट्रगल तूने ही किए। नहीं बेटा टीना, तू गलत बोल रही है। काम छोटा हो या बड़ा हो, जब तक मेहनत नहीं करते तब तक सफलता नहीं मिलती। हाँ हाँ माँ, तुम तो अभी इसकी साइड लोगी, पैसे वाली जो हो गई है। जब से टीना वहां से आई थी बस यही चाहती थी कि सूरज जल्दी से जल्दी अपना कोई और काम शुरू कर दे, और इसीलिए वो दिन रात घर में कलेश रखती थी। उठते बैठते सोते जागते बस वो हर वक्त सूरज को यही कहती रहती कि खेतीबाड़ी से कुछ नहीं होने वाला, हमें भी अपना काम करना होगा। और उधर शहर में मीना बच्चों को ट्यूशन देती थी और सबसे बहुत प्यार से बातें किया करती थी। वो एक एक बच्चे के ऊपर मेहनत करती ताकि उनके नंबर अच्छे आए, और जब नंबर अच्छे आते तो उनके पेरेंट्स और बच्चों को मीना के पास पढ़ने के लिए भेजते। और उधर मीना का पति मोहित अपनी दुकान पर सुबह से लेकर रात तक लगा रहता। एक दिन गांव में
ये लो, ये गहने बेचो या गिरवी रखो मैं नहीं जानती, लेकिन अपना काम करो। थक गई हूँ। साल में 2 फसल होती है, एक फसल सारे कर्ज उतारने में निकल जाती है और दूसरी ना तो उससे घर चल पाता है और ना ही मैं कुछ खरीद पाती हूँ। टीना बेटा, तुझे मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन गहने और जमीन बुरे वक्त के लिए होते हैं और भगवान का शुक्र अदा कर, हमारा कभी बुरा वक्त नहीं आया। जा, इनको वापस अलमारी में रख दे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टीना ने कसम खा ली है कि उसे अपना ही काम करना है। अब क्या दिक्कत है? गहने मेरे अपने हैं, ये जाए या ना जाए। बस सूरज, मैंने कह दिया, अब इससे अपना बिजनेस शुरू करो। आखिर सूरज को गुस्सा आ जाता है और वो टीना के गहने लेकर स्टेशनरी का काम शुरू करने का सोच लेता है। उसके दिमाग में और कोई बिजनेस आता ही नहीं। टीना का भी प्रेशर यही था कि तुम स्टेशनरी की दुकान खोलो। आखिर बेचारे सूरज ने रोज रोज के कलेश से बचने के लिए स्टेशनरी की दुकान खोलने का फैसला कर ही लिया। और उधर टीना जिस किसी भी रिश्तेदार से मिलती, मीना की बुराइयां करने लगती। अरे ताई, क्या बताऊं, सगी बहन है मेरी, लेकिन इतनी तेज तर्रार है कि पूछो ही मत, और घमंड तो चूर चूर के भरा हुआ है। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। पिछले महीने ही तो मैं उससे मिलकर आई हूँ, मुझसे तो बड़े प्यार से मिली थी, इतनी आव भगत करी कि क्या बताऊं। यही तो, वो अपने पूरे नंबर बनाती है, सब रिश्तेदारों से ऐसे मिलती है जैसे उससे अच्छा कोई है ही नहीं। पर जब भी मुझसे मिलती है तो अपनी अमीरी का बखान ऐसे करती है जैसे कि वो दुनिया की सबसे अमीर हो। फिर एक दिन सूरज शहर में मीना के घर जाता है और उसके पति से काम के बारे में बात करता है। भाई मोहित, क्या बताऊं, घर में कलेश रहता है। टीना चाहती है कि मैं भी स्टेशनरी की दुकान खोलूं, लेकिन सच बताऊं, मुझे इस काम के बारे में जरा भी नहीं पता। वो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से कौन सा सामान लेकर आना है। लेकिन मेरे भाई, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। बहुत मेहनत है, अगर सब कुछ अच्छे से कर पाए तो अच्छा कमा लेंगे। मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर एक छोटी बड़ी चीज की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने भी अपने दोस्त के साथ लगातार 7 साल तक काम सीखा, उसके बाद ये काम शुरू किया था। जानता हूँ यार, पर मैं क्या करूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ? घर में बहुत ज्यादा कलेश है। चल तू मेरी थोड़ी मदद कर, मुझे पता तो चले कि कहाँ से क्या लेना है। मोहित सूरज को दुकानदारों से मिलवा देता है जहां से वो थोक में सामान लेता था, और वे उसे बता भी देता है कि कौन सा सामान किस तरीके से बेचा जाता है। 1-2 महीने में ही सूरज एक अच्छी सी दुकान देख लेता है और मोहित की मदद से दुकान में सामान भी डाल लेता है। दुकान खोलते ही टीना घमंड से चूर चूर हो जाती है। अब वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती थी। सूरज सुबह अपनी दुकान खोलता और साफ सफाई करने के बाद बैठ जाता कि ग्राहक आएंगे। गांव का एरिया होने की वजह से इक्का दुक्का बच्चे ही सामान लेने आते, और गांव में तो गिफ्ट देने का चलन ही नहीं था। मोहित ने सूरज से कहा भी था कि गांव में बिजनेस मत करना, अगर थोड़ा सा मेहनत कर सको तो या किसी कस्बे में चले जाना, या तो फिर शहर में करना, या तो फिर किसी स्कूल के पास करना। पर सूरज का मन तो अपनी खेती बाड़ी में ही अटका हुआ था, इसलिए वो अपने खेतों से ज्यादा दूर काम नहीं करना चाहता था। और जिस दिन वो खेतों में काम करने जाता तो टीना दुकान पर होती। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं, लेकिन कमाई कुछ भी नहीं होती, बल्कि हाथ पर जो पैसे थे वो भी दुकान के किराए में निकल जाते हैं। जैसा कि कहावत है कि 2 नाव में सवार आदमी हमेशा डूबता ही है, सूरज के साथ भी वही हुआ। ना तो वो अपनी खेती पर ध्यान दे पाया और ना ही अपनी दुकान का ख्याल रख पाया। उधर टीना भी बीमार हो जाती है, उसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि उसे किसी गलत खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। हफ्ते भर हॉस्पिटल का खर्चा सूरज की कमर बुरी तरह तोड़ देता है और आखिर में वो अपनी दुकान बंद करने का फैसला कर लेता है। बहन के बीमार होने की खबर जब मीना को मिलती है तो वो भी टीना को देखने आती है। ये क्या हालत बना ली है टीना तूने अपनी? मुझे जैसे ही पता चला मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक पाई। मेरी बहन, अगर तुझे अभी भी कोई तकलीफ है तो मुझे बता, मैं तुझे अपने साथ ले जाती हूँ। बड़ी आई अपने साथ ले जाने वाली, मन ही मन तो खुश हो रही होगी कि मेरा सारा बिजनेस डूब गया। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सूरज मेरा ख्याल रख रहे हैं। टीना आंखें बंद करके लेट जाती है और मीना सूरज से बातें करने लगती है। तभी टीना को मीना की आवाज आती है तो वो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनती है। सूरज, ये मोहित ने 1 लाख रुपए भेजे हैं, पर बुरा नहीं मानना। देखो, बुरा वक्त हर किसी का आता है,
क्या पता कल हमें भी पैसों की जरूरत पड़ जाए। मोहित पहले ही खतरे को भांप गए थे, इसीलिए तुम्हें बोला था कि शहर में जाकर बिजनेस करो। पर कोई नहीं, नफा नुकसान तो चलता ही रहता है। बस तुम टीना का अच्छे से ख्याल रखो और किसी भी चीज की परेशानी महसूस मत करना। एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे तो हर मुसीबत से पार पा जाएंगे। पर दीदी, इसकी जरूरत नहीं थी। सूरज, मैं भी काम करती हूँ और मुझे पता है कि कब क्या होता है, इसलिए तुम बिल्कुल भी शर्म मत करो। ये पैसे पकड़ो और जब तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हो जाएं तो धीरे धीरे करके वापस कर देना। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो काम करो वही करो। तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल बहुत अलग अलग फसलें किसान अपने खेतों में उगा रहे हैं। तुम भी कुछ नया करो और देख लेना, तुम उसी से ही तरक्की कर लोगे, मुझे यकीन है। तभी टीना बाहर आती है और मीना का हाथ पकड़कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, बल्कि जब तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हुए तो मैं तुमसे चिढ़ने लगी और सूरज के ऊपर भी प्रेशर बनाया। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि हर काम हर आदमी नहीं कर सकता, और मैं सूरज आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मीना और सूरज टीना को गले लगा लेते हैं और सूरज वापस अपने खेतों में खेती करने लगता है और कुछ समय बाद उसके हालात भी ठीक हो जाते हैं।